बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ में हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कराची के हवाले से। आपको बताते चलें कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के वफ़द की आमद हुई और डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में ये वफ़द जो है ये महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद की रिहाइश गाह पहुँचा। इसके बाद कंबाइंड मीडिया टॉक भी की गई। गो के महाजिर कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के चेयरमैन आफाक अहमद ने बहुत मुख्तसर गुफ्तगू की, लेकिन बहरहाल एक बात तो क्लियर थी कि आफाक अहमद साहब का कोई इरादा नहीं है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान में शमूलियत का। लेकिन उसके साथ साथ जो हल्का बंदियों के मसाइल जो दरपेश हैं उस हवाले से दरअसल महाजिर कौमी मूवमेंट को ये दावत देनी थी कि वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के साथ इस एहतजाज में और रैली में शरीक हों ताकि एहतजाज रिकॉर्ड कराया जा सके। हल्का बंदियों की जो दुरुस्तगी है उसके हक़ में एक रैली निकाली जाए और उसमें जो है वो इनको दावत दी जाए महाजिर कौमी मूवमेंट को। नाज़रीन, ये सिलसिला गुज़िश्ता 2-3 रोज़ से जारी है। पहले डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की आमद जो है वो पाक ज़मीन पार्टी के दफ्तर हुई, जहाँ चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल से मुलाकात की, और उसके बाद अब जो है वो यानी गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि जमात इस्लामी के मरकज़ इदारा नूर हक़ में भी आमद हुई डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी और उनके वफ़द की, और उन्हें भी यानी जमात को भी कहा गया। लेकिन आज जमात इस्लामी की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें साफ अल्फाज में कहा गया कि जब गुज़िश्ता तमाम इलेक्शंस जो हैं, चाहे वो आम इंतखाबात हों या ज़िमनी इंतखाबात हों, उन तमाम के लिए तो कभी हल्का बंदियों को मसला नहीं बनाया गया। लेकिन अब जबकि बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं तो फिर बल्दियाती इंतखाबात की राह में क्यों रुकावट डाली जा रही है, इस हवाले से आज एहतजाज भी किया गया, जो कि कराची प्रेस क्लब से, और उसके बाद वज़ीर आला हाउस की जानिब ये एहतजाज किया गया जमात इस्लामी की जानिब से, और ख़ास तौर पे जो धरने का जो प्लान किया गया, धरने का जो ऐलान किया गया था। तो अब नाज़रीन देखना ये होगा कि ख़ास तौर से जमात इस्लामी की जानिब से ये भी डिमांड की जा रही है कि कराची में रेंजर्स को इख्तियारात दिए जाएँ ताकि हालात को बेहतर बनाया जाए, इसलिए कि जो इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो कराची में बेहतर नहीं है। मामूली मज़ाहमत पे लोगों को गोली मार के कत्ल कर दिया जाता है, और ये जो मुल्ज़िमान होते हैं ये एक लम्हा नहीं लगाते किसी भी शख्स को मज़ाहमत पर कत्ल करने में। यही वजह है कि अगर मज़ाहमत की बात की जाती है तो आज अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान का ये कहना था कि मज़ाहमत की बात पे उस पर तनकीद करना बिल्कुल गलत है, बल्कि किसी भी तरह से कराची की जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन या स्ट्रीट क्राइम है उसको कंट्रोल करना चाहिए। नाज़रीन, इसके साथ साथ आपसे हम ये भी बात करना चाहेंगे कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान अब बारहा ये कहती नज़र आती है कि वफाकी हुकूमत से निकलना चाहते हैं, PDM की हुकूमत का हिस्सा नहीं है, और अगर हमारे मुतालबात नहीं माने गए सिंध हुकूमत से जो उनको गिले हैं कि जी वो जो हल्का बंदियों की दुरुस्तगी है, क्योंकि ये हल्का बंदियों की दुरुस्तगी का काम जो है ये सिंध हुकूमत के हाथ में था, और आज इसी हवाले से सिंध हाई कोर्ट में एक पिटिशन भी दायर की गई है जिसमें हल्का बंदियों की दुरुस्तगी के लिए ये दरख्वास्त दायर की गई, जिसकी अब समात 10 जनवरी को होगी, और उसके बाद ये देखा जाएगा कि किस तरीके से हल्का बंदियों को दुरुस्त किया जा सकता है। इस्तदा की गई है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से, और साफ मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इसमें इलेक्शन कमीशन को भी फ़रीक नहीं बनाया गया, इसलिए कि ये सूबाई हुकूमत का मसला है और सूबाई हुकूमत के लेवल पर यह मसला हल किया जा सकता है। लेकिन नाज़रीन, ये जो वफाकी हुकूमत से निकलने की बातें हैं ये किसी और चीज़ का इंदिया देती हैं, क्योंकि अगर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान वफाकी हुकूमत से अपना इत्तेहाद ख़त्म करती है तो उस सूरत में वफाकी हुकूमत की अक्सरियत कायम नहीं रहेगी, और वफाकी हुकूमत जो है वो उसको अपने आदाद शुमार पूरे करना जो है, अददी जो उनकी अक्सरियत है वो पूरा करना मुश्किल हो जाएगी। ऐसी सूरत में या तो इलेक्शन का ऐलान होगा या फिर कोई ऐसी हुकूमत भी बनाई जा सकती है, इसकी पहले बातें की जा रही थी कि कानून में कोई यानी कोई ऐसी सूरत निकाली जाए जिसमें टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट जो कुछ लंबे अरसे के लिए हो ताकि मुल्क की मईशत को भी संभाला जा सके। तो इस किस्म की कोई टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट लाई जाए जिसके बाद फिर 1 या 2 साल के बाद आम इंतखाबात कराए जाएँ। बहरहाल नाज़रीन, इन तमाम वालों से हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं, वीडियो लिंक के जरिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं आसिफ बाजवा साहब, रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। उन्हें खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिफ बाजवा साहब, खुशामदीद कहते हैं सर प्रोग्राम खबर की खबर में। बहुत शुक्रिया जी। जी
आसिफ बाजवा साहब, मुझे बताइएगा सर कि कराची का ये जो बल्दियाती इंतखाबात का मसला है ये हल होता नहीं नज़र आ रहा है। एक तरफ जमात की जानिब से धरना दिया जा रहा है, वज़ीर आला हाउस पर यह कहा जा रहा है कि जी इंतखाबात के अल्तवा के लिए जो ख़त लिखा गया था उसे वापस लिया जाए, वरना ये धरना जो है इसे जारी रखा जाएगा। दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि यानी जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान है वो चाहती है कि पहले सबसे पहले जो है ना वो हल्का बंदियों को दुरुस्त किया जाए और उसके बाद कोई इंतखाबात की बात की जाए। और ऐसी सूरत में वो ख़ास तौर से वफाकी हुकूमत से निकलने की भी धमकी दे रहे हैं। क्या कहेंगे आप? अगर तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के मुतालबात पूरे नहीं होते, हल्का बंदियों को दुरुस्त नहीं किया जाता, आप चाहे उसमें यानी कानूनी रुकावटें आ जाएं या ये कि टाइम की जो इस वक्त कमी है, वक्त की कमी, वो हायल आ जाए, बहरहाल अगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान इस इत्तेहाद से निकलती है तो आपकी अक्सरियत नहीं रह जाएगी। सर क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे वक्त दिया। सर, गुजारिश ये है कि मैं ये समझता हूं कि एमकेएम को ये हक हासिल है कि उनके जो ग्रीवियंसेस हैं वो अपनी पार्टी में और अपनी पार्टी के साथ अपनी जो कोलिजन गवर्नमेंट है उसको उसमें हाईलाइट करें और हर तरीके से वो अपनी बात को मनवाने की कोशिश करें। सियासत क्या है, पॉलिटिक्स क्या है, गिव एंड टेक है। आप अपने मुतालबात सामने रखें और उनकी शरायत और उनकी बातों को भी सुने और बैठ के मामला को तय करें। जब आप लोग टेबल पे बैठेंगे तो फिर मामला तय होंगे, लेकिन जब आप टेबल पे नहीं बैठेंगे और सिंपली ये कहेंगे कि हम यहां से निकलने जा रहे हैं, तो फिर इस बात का देखिए ना, इस बात को ये रिजल्ट निकला कि जब पीएमएलएन के या गवर्नमेंट के या पीडीएम के डेलीगेशन के साथ मुलाकात की बात थी तो उन्होंने कहा कि एमकेएम से गुजारिश की कि आप मेहरबानी करें, आपके जो मिनिस्टर्स हैं, जो गवर्नमेंट का पार्ट है, आप उनको भी टेबल पे लेकर के आए और हम बैठ के आपके ग्रीवियंस दूर करेंगे। और मेरा नहीं ख्याल 1% भी कि उनके कोई ऐसे ग्रीवियंसेस हैं जो दूर नहीं किए जा सकते। इसलिए मैं ये समझता हूं कि इस स्टेज पे आपका ये कहना कि आपकी हुकूमत नहीं रहेगी या आपको प्रॉब्लम्स होगी, मैं ये समझता हूं इस बात का कोई शुबा नहीं है। इस बात में कोई परेशानी वाली बात नहीं है। एमकेएम जो है वो अपनी इस टाइम पे जो इस वक्त नाजुक दौर से गुजर रहा है, जबकि हमारी मैशत बड़ी खराब हो रही है और अवाम महंगाई में पिस रहे हैं, हमें सिर्फ बल्दियात को सामने नहीं रखना चाहिए। हमें पहले अपने मुल्क को देखना चाहिए, फिर हमें सियासत करनी है। पहले हमने रियासत को देखना है, फिर हमने सियासत करनी है। सर लेकिन अपनी अपनी हुकूमत की बात है ना, आप वफाकी हुकूमत आपकी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान चूंकि पहले लोकल गवर्नमेंट उनके पास रही है और अब शायद फिर वो उम्मीद रखते हैं कि अगर इंतखाबात हल्का बंदियों की दुरुस्तगी के बाद होते हैं तो शायद कुछ इम्कानात होंगे उनका मेयर आ जाए और उनकी लोकल गवर्नमेंट हो जाए। तो सर अगर आप ये कहते हैं तो सब अपनी अपनी हुकूमतों के लिए ही तो तमाम काम कर रहे हैं, मतलब इसमें कोई वो तो नहीं, अगर वो मुतालबा कर रहे हैं कि जी इस इलेक्शन को ठीक किया जाए, बल्दियाती इलेक्शन की हल्का बंदियों को, ताकि उनको ये लोकल गवर्नमेंट मिल सके। देखिए बात ये है कि अगर कराची में एमकेएम की अक्सरियत हो जिस तरीके से उनकी पहले अक्सरियत थी और अब फिर वो सब लोग इकट्ठे होने जा रहे हैं, तो मैं ये समझता हूं कि किसी को ये हक हासिल नहीं है, चाहे पीपल्स पार्टी हो, पीएमएलएन हो, पीडीएम हो, कोई भी हो, कि आप उनकी बात ना माने या उनके जायज मुतालबात जो कानूनी और आईनी हो तो उनकी बात मानने में कोई कबाहत नहीं है सर। और देखिए ये तो बड़ी बिल्कुल क्लियर बात है ना कि पहले उनकी सिंध में जो बल्दियाती हुकूमत थी उनकी थी, सॉरी कराची में, कराची हैदराबाद। जी जी, मैं ये समझता हूँ कि उनका हक है कि वो अगर उनको इलेक्शन कमीशन के खिलाफ ग्रीवियंसेस हैं या किसी और तरीके से, देखें हल्का बंदियां तो इलेक्शन कमीशन करता है, कोई पार्टी नहीं सर, हल्का बंदियां सिंध हुकूमत का काम है और इलेक्शन कमीशन जो है वो इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। लेकिन हल्का बंदियां यानी ये जो डिविजनिंग की जाती है मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स की, टाउन्स की, ये दरअसल प्रोविंशियल गवर्नमेंट करती है सर। नहीं सर, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त हो सकती है, लेकिन मैं जो अर्ज कर रहा हूं
ये जो डीलिमिटेशन है ये सूबाई हुकूमत के जरिए इलेक्शन कमीशन ही करता है। ये आप इसको क्लैरिफाई कर लें। मैं आपको इसमें इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात बता सकता हूँ। डीलिमिटेशन जो है ना, हल्का बंदी है, वो सर इलेक्शन कमीशन करता है, सूबाई गवर्नमेंट नहीं करती। कोई स्कूल के टीचर नहीं करते, कोई और नहीं करता। हेल्पिंग हो सकते हैं आपके साथ इलेक्शन कमीशन के जो अफराद हैं, उनकी फाइंडिंग है और उनको पता है कि किस तरीके से हमने जिस तरीके से सर। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि अगर तो इंतखाबात 15 जनवरी को हो जाते हैं, ये बात शेख रशीद साहब ने भी कही कि 15 जनवरी को एमक्यूएम का कच्चा चिट्टा खुल जाना है, आर या पार वाली सूरत हाल है, और ऐसी सूरत में हो सकता है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हुकूमत का साथ छोड़ दे, इसलिए कि हुकूमत का साथ देने में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को अपना वोट बैंक गिरता हुआ नजर आता है। वो ये बेहतर समझते हैं कि अपोजिशन में रह के शायद इलेक्शन लड़ना कहीं ज्यादा बेहतर हो, बजाय इसके कि वो एक ऐसी हुकूमत का साथ दे रहे हो जिसमें आवाम महंगाई से परेशान हो और उसके बाद उनका अपना वोट बैंक भी गिर रहा हो। एक तरफ अपने धड़े हैं, दूसरी तरफ जो इत्तेहाद नहीं है पार्टी में वो अपनी जगह, और उसके बाद उनकी मकबूलियत कम हो रही है। हम बाई इलेक्शन में देखते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार महमूद मौलवी ने शिकस्त दी, इमरान खान ने शिकस्त दी। कराची में ये चीजें अब नजर आ रही हैं। अगर इस वक्त भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट मुत्तहिद नहीं होती या अपनी चीज़ों को दुरुस्त नहीं करती तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए इस बल्दियाती इंतखाबात में ज़्यादा सीटें निकालना। यही वजह है कि वो हुकूमत तक छोड़ने के लिए तैयार हैं। सर क्या कहते हैं आप? नहीं, ऐसी कतन कोई बात नहीं है। शेख रशीद साहब जो हैं वो एक मस्खरे की तरह बातें करते हैं, कभी प्रेडिक्शन देते हैं, कभी जलाओ गिराओ की बातें करते हैं, कभी किसी के पांव पड़ते हैं, कभी मुल्क से भाग जाते हैं। और एक ऐसा शख्स जो अकेला ही पार्टी का सदर है, अकेला ही सेक्रेटरी है और अकेला ही वो इक़्तिदार का भूखा शख्स है, उसको किसी की इज्जत का। सर वो कभी आपकी पार्टी में भी रहे हैं, कभी आप लोगों के लिए भी बड़ी बातें करते रहे हैं, कभी नवाज शरीफ साहब के भी बड़ा करीब रहे हैं। सर ऐसी बात नहीं है, सियासी आदमी है, लेकिन लेकिन उसके बाद भी उसने जो हरबे इस्तेमाल किए हमारी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए, जितनी माफियां मांगी, जितने तरले किए, जितनी मिन्नतें की, जितनी सिफारिशें करवाई, ये भी एक अलग चैप्टर है। तो मैं ये समझता हूं कि जो बात होती है ना सर बाई इलेक्शन की और या जनरल इलेक्शन की, और आप उसको बल्दियाती इलेक्शन के साथ क्रॉस नहीं कर सकते, मैच भी नहीं कर सकते। ये इंटायरली डिफरेंट है। ये ग्रास रूट लेवल पे एक मोहल्ले के ऊपर, एक गली, 2-3 गलियों, 4 गलियों के ऊपर, और वहां पे आपकी पार्टी, वहां के आपके जाती तल्लुकात, वहां के आपकी मसलक, वहां पे आपकी बरादरी, वहां पे आपकी रिश्तेदारी, ये सब चीजें वहां पे काउंट की जाती हैं। और आपको इस वक्त देखिए, हुकूमत के साथ साथ जिस तरीके से हम इस बात को इंडोर्स करते हैं कि महंगाई जरूर है, लेकिन लोगों को यह भी पता है कि महंगाई किस वजह से हुई है और किस की नाकामियों और IMF के साथ मुआहदा तोड़ना या जो MOU साइन किए थे उनके एडवर्स इकदाम करना। अच्छा बाजवा साहब, कुछ ऐसी बातें भी सुनने में आ रही हैं कि शायद अब कुछ तरामीम हैं जो शायद जो कानूनी तरामीम है वो आपसे कराई जाएं और उसके बाद जो है वो इलेक्शन का भी ऐलान कर दिया जाए, या फिर कोई टेक्नोक्रेट जो टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट है वो बना दी जाए। कुछ ऐसी राहें हमवार हो रही हैं, क्या ये बात दुरुस्त है? खबरें हैं सर इस किस्म की गर्दिश कर रही हैं। तौर पे ये अफवाहें हैं, ये कतई तौर पे किसी भी जगह पे ये बात गवर्नमेंट लेवल पे या PDM के लेवल पे या PMLN के या दीगर इत्तेहादी जमातों के साथ ये कभी भी डिस्कस नहीं हुई कि हम वक्त से पहले इलेक्शन कराएंगे। नंबर 1। और कहीं भी इस बात की आइन और कानून में गुंजाइश नहीं है कि यहाँ पे कोई टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आ जाए। ये पॉसिबल ही नहीं है और ना ही इसके ऊपर सोचा जा रहा है। सर वो टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट तो आपके अपने हक में बेहतर होगी। अगर कोई दूसरी गवर्नमेंट आती है और आप लोगों को थोड़ा सा मौका मिलता है, रिलीफ मिलता है, तो आप कम से कम आवाम की तरफ जा सकेंगे, कुछ अपनी जो आप लोगों की जो चीजें हैं वो उसमें कन्विंस कर सकेंगे। क्योंकि अगर इख्तिदार में रहते हुए आप इलेक्शन में जाएंगे तो पाकिस्तान में वैसे भी कभी इख्तिदार में रहती हुई पार्टी जो है दोबारा इलेक्शन नहीं जीत पाती। ये तो तारीख है सर। नहीं सर नहीं, ये देखिए ये अब तारीख चेंज हो चुकी है। अच्छा आपने देखा कि KP में कहते थे कि कभी गवर्नमेंट एक की गवर्नमेंट होती है तो फिर दूसरी कभी गवर्नमेंट नहीं आई, ये तारीख गवाह थी। लेकिन अब आपने देख लिया कि वहां पर भी फिर दोबारा हुकूमत जो है वो बनाई गई KP में PTI की। ठीक है जी।
तो बात यह है कि सिंध में भी आप देख लें कि दूसरी दफा कंटिन्यूसली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनी है। ये आपका सिंध है जी, आपका कराची है, ठीक है। तो बात यह है कि आजकल हालात यकसर तब्दील है और मैं नहीं समझता कि एमकेएम इस स्टेज पे जो ग्रास रूट लेवल पे, बल्दियात के काउंसिलर लेवल पे अगर वो गवर्नमेंट को छोड़ते हैं तो ये क्या समझते हैं कि ये कोई दानिशमंदाना फैसला या कोई सियासी फैसला हो सकता है। कतई तौर पे ये दानिशमंदाना नहीं होगा और मुझे कतई तौर पे ये उम्मीद भी नहीं है कि जब एमकेएम की क़यादत जो है वो तमाम धड़े आपस में इलाहा करने जा रहे हैं और वो फिर दोबारा से नए सिरे से रीबिल्ड होके वो अपने आप को यकजा करके तो वो कराची और हैदराबाद की सियासत में या सिंध के दीगर शहरी इलाकों में वो अपना असर इकट्ठा करने जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब मैं ये समझता हूं कि गवर्नमेंट ने जितने सख्त फैसले लेने थे वो ले लिए। अब यकीनी तौर पे गवर्नमेंट को जो हमने सख्त फैसले लिए हैं इनके रिजल्ट्स आएंगे और अवाम को यकीनन रिलीफ मिलेगा। तो इस वजह से मैं नहीं समझता कि एमकेएम जो है हमें छोड़ के जाएगी। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ बाजवा साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मेंबर सूबाई असेंबली आसिफ बाजवा हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद है। एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाजरीन, अब हम बात करना चाहेंगे, हमारे नुमाइंदे हफीज़ अंसारी मौजूद हैं जमात इस्लामी की उस रैली में जो कि चीफ मिनिस्टर हाउस की जानिब बढ़ रही है। इस वक्त रैली से मुलाकात करने, यानी कायदीन से मुलाकात करने के लिए सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह साहब पहुंचे हैं। वहाँ उनका खिताब भी जारी है, लेकिन हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे हफीज़ अंसारी। अस्सलाम वालेकुम हफीज़ अंसारी, मेरी आवाज़ सुन सकते हैं आप? जी जी, वालेकुम सलाम जी बुलंद साहब। जी, मुझे बताइएगा हफीज़ अंसारी, क्या पोजीशन है रैली की और क्या सिंध हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात के लिए लोग पहुंच चुके हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखें, हाफिज नईम रहमान की क़यादत में जैसे कि ये एहतजाजी रैली आज यहाँ पहुंची थी और आर्टरी मैदान थाने के सामने इसको रोक दिया गया था। यहाँ पर बाद जमात नमाज मगरिब अदा की गई, उसके बाद यहीं पर खिताब भी किया मेरे जमात इस्लामी ने। लेकिन अपडेट ये है कि यहाँ मुज़ाकरात के लिए सूबाई वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह पहुंचे हैं और इस वक्त हाफिज नईम रहमान और नासिर शाह के साथ बातचीत का मरहला जारी है। इस वक्त वो शुरकत से खिताब भी कर रहे हैं नासिर शाह साहब और हाफिज नईम साहब। हाफिज नईम साहब का यही कहना था कि यहाँ पहले भी हमारे में मुज़ाकरात जो है नासिर शाह साहब आपके साथ होते रहे। उन्होंने माजी के धरने की भी याद दिलाई कि सर्दी में भी हम यहाँ एहतजाज करते रहे, धरने आपने उस वक्त भी जो है मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें की थी, आज भी मुस्कुरा कर बातें कर रहे हैं। लेकिन जरूरत इस समय की है कि आप जो है कराची के लिए जो है नेक नियति के साथ कुछ करें। यही मरहला इस वक्त जारी है। नासिर शाह साहब फिर एक बार जो है यकीनदानियां करा रहे हैं कि फिर मिलकर बैठेंगे। अच्छा, मुझे बताइए, जब जमात इस्लामी ने रुकावटें हटाई तो कोई लाठीचार्ज या मज़ाहमत का सामना तो नहीं हुआ? जो रुकावटें रखी गई थी कराची प्रेस क्लब से निकलते हुए रैली ने वो तमाम रुकावटें अबूर की, तो क्या ताकत का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, रोका जा रहा है रैली को? जी नहीं, देखें, पुलिस की जानिब से ये मरहला वार थी कि प्रेस क्लब से यहाँ तक इनको आने जरूर दिया जाएगा, आर्टरी मैदान थाने तक। आर्टरी मैदान थाने के बाद बड़ा जो मार्का होता है वो होता है बागे जिना, जो यहाँ पार्क है। इस पार्क के बाद जाहिर है फिर सीएम हाउस आते थे, तो इस पार्क के बाद जो है आगे नहीं जाने दिया जा सकता था, रेंजर्स हेडक्वार्टर से आगे नहीं जाने दिया जाता था। ये जो है पुलिस का एक लाए अमल था और इसीलिए आर्टरी मैदान थाने के सामने इनको रोक दिया गया। यहाँ मुज़ाकरात हुए पुलिस के साथ और उसके बाद फिर अमीर जमात इस्लामी ने भी इस बात पर रजामंदी जाहिर की कि यहीं पर जो है वो एहतजाजी धरना दें, आगे जाने की बजाय यहीं जो है फिर खिताबात का सिलसिला भी जारी रहा। इस वक्त नासिर शाह साहब यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, इज़हार ख्याल भी कर रहे हैं और रजामंद कर रहे हैं हमें जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान को यहीं। अच्छा हाफिज भाई, मुझे ये बताइएगा कि तकरीबन कितने मुजाहिरीन इस रैली में शरीक हैं? क्या समझते हैं, क्या तादाद है? अच्छी बड़ी तादाद मौजूद है जमात इस्लामी की इस रैली में? देखें, जमात इस्लामी जो कि नजरियाती जमात है और उसमें जब भी ये इनको कॉल दी जाती है एहतजाजी धरने की हो या जलसे की हो, जाहिर है उनका हजारों कारकुनान है जो इस एहतजाजी धरने में पहुंचते हैं। इसी तरह आज भी जो है कराची प्रेस क्लब ये पहुंचे थे और आज सुबह इस बात का ऐलान किया गया था कि कराची प्रेस क्लब पर पहले जमा होंगे, उसके बाद सीएम हाउस जाएंगे। तो उसी लाएमल के तहत यहाँ पर प्रेस क्लब पर ये जमा हुए हैं और फिर जैसे ही ये रैली की शक्ल में सीएम हाउस की तरफ निकले हैं, पहले इनको रोकने की कोशिश की गई, उसके बाद जो है इनको आगे बढ़ने दिया गया, लेकिन आर्टरी मैदान थाने पे रोक लिया गया। मुझे ये भी बताइएगा हाफिज भाई कि क्या अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम ने अपने खिताब में कहा है कि हर सूरत वो आगे बढ़ेंगे
या मुज़ाकरात की सूरत में धरना खत्म होने का भी इम्कान है? देखिए, उनके आज के इज़हार ख्याल से ये लग रहा था कि न्यूजीलैंड की टीम ज़ाहिर है उसकी जवाज़ ये बनाया गया है कि न्यूजीलैंड की टीम यहाँ पर मौजूद है, तो एक पाकिस्तान के एक मुस्बित पैगाम के लिए इस रैली को यहीं शायद इख्तिताम कर दिया जाए। लेकिन नेक्स्ट जो ये वार्निंग ज़रूर दे दी गई है हाफिज़ नईम रहमान की जानिब से कि उनकी जो मुज़ाकरात है, जो उनकी बात है, उस पर अमल दरामद ना हुआ तो नेक्स्ट जो रैली होगी वो यकीनन जो इससे आगे जाएगी और फिर वो पुलिस या किसी भी किस्म के मुज़ाकरात के बात भी नहीं करेंगे। तो इस सूरत हाल में अब यही लगता है कि नासिर शाह भी अब पहुंच गए तो उनकी बात रखने के लिए भी, और न्यूजीलैंड का जो जवाब बनाया गया टीम का उसके बाद के तहत भी जो है रैली यही इख्तिताम पजीर हो जाएगी और अभी सिलसिले में मुज़ाकरात जारी है, जैसे फाइनल जो है फाइनल तकमील तक पहुंचाया जा रहा है। जी, ये बताइएगा मुझे कि जो सबसे बड़ा मुतालबा है वो सिर्फ यही है कि सिंध हुकूमत वो खत वापस ले जो इलेक्शन कमीशन को लिखा गया है इंतखाबात के इल्तवा के हवाले से। अगर सिंध हुकूमत वो खत वापस ले लेती है तो फिर भी ये धरना खत्म कर दिया जाएगा? जी देखिए, इनका सबसे बड़ा मुतालबा यही है इलेक्शन के लिए कि बल्दियाती इलेक्शन कराया जाए। आज भी जो खिताब में बार बार जो है जिक्र इसी बात का था हाफिज़ नईम रहमान का कि वो बल्दियाती इलेक्शन चाहते हैं। तमाम सियासी जमातों ने जो है पहले भी जो है इस इलेक्शन के हवाले से जो दरखास्तें दी हैं वो ये दी है कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए, लेकिन भाई जमात इस्लामी थी कि वो इस बात पर अड़ी रही है कि इलेक्शन होने चाहिए। तो आज भी उनका यही फैसला था, यही मुतालबा था कि हर सूरत में इलेक्शन बल्दियाती होने चाहिए और कराची का हक जो है कराची वालों को उसी सूरत में दिया जा सकता है कि कराची की नुमाइंदगी जो है कराची के शख्स के हाथ में और वो मेयर कराची के सूरत में। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हफीज़ अंसारी, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाज़रीन, हमारे नुमाइंदे हफीज़ अंसारी मौजूद थे जमात इस्लामी की रैली में जो कि CM हाउस की जानिब बढ़ रही थी, लेकिन उसे आर्टिलरी मैदान थाने के ऊपर रोक दिया गया और इस वक्त सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह मौजूद हैं जो रैली के कायदीन से मुज़ाकरात कर रहे हैं। उसके बाद अगर मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो फिर ये धरना या रैली ख़त्म कर दी जाएगी, लेकिन अगर ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो या तो धरना दिया जाएगा उसी मकाम पे या फिर ये रैली के शुरका जो हैं ये आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। मेरा लाज़मी एक वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तो सेहत के हवाले से और कोविड-19 का जो नया वेरिएंट आया है, ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट, उस हवाले से बात करेंगे। कहीं न जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अब हम बात करना चाहेंगे कोविड-19 के ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट के हवाले से, जिसके कुछ केसेस गुज़िश्ता 2 रोज़ में जो रिपोर्ट हुए और उसकी एनालिसिस की आगा खान लैब ने, और उसके बाद ये बताया गया कि तस्दीक कर दी गई कि ये नया वेरिएंट जो है पाकिस्तान में आ चुका है। इस हवाले से मुख्तलिफ SOPs लेने के लिए भी कहा जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं साबिक़ जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के और माहिर अमराज नाक कान हलक हैं डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। जी सर, क्या कहेंगे आप ये कोविड की जो नई लहर अब नए वेरिएंट की सूरत में, ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट जो है उसने सर उठाना शुरू कर दिया है। पहले हमने चाइना में केसेस देखे और अब जो है कुछ केसेस कराची में आए हैं। पूरे पाकिस्तान में जो केसेस हैं उसमें से कराची खास तौर पे साउथ में जो है वो केसेस आना शुरू हो गए हैं। क्या कहेंगे सर इस हवाले से आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये बात तो मैं पिछले 8-10 दिन से कर रहा हूँ कि चाइना में इस वक्त जो है वो बहुत ही प्रॉब्लम वाली सिचुएशन है और वहाँ पे ओमिक्रॉन के 50 वेरिएंट सब वेरिएंट जो है वहाँ मौजूद है। और मैं बार बार सरकार से भी यही डिमांड करता हूँ और कर रहा हूँ कि जो वहाँ से आने वाले जो लोग हैं हमारे तमाम एंट्री पॉइंट्स पे स्क्रीन आउट किया जाए, क्योंकि ये सब वेरिएंट जो है ओमिक्रॉन का वो यहाँ आ सकता है। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये जो कोरोना की जो वायरस है ये पाकिस्तान से एलिमिनेट नहीं हुआ कम्प्लीटली, यहाँ पर मौजूद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कहीं से भी आपको नहीं लगता, ना किसी गैदरिंग में, ना किसी मीटिंग्स में, कहीं पर भी नहीं लगता, क्योंकि कोई भी ना सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करता है, ना मास्क को फॉलो करता है और ना ही वो जो शेक हैंड करना, हाथ भी मिला रहे हैं, गले भी मिल रहे हैं। तो ये खतरा है कि ये जो वेरिएंट है ये जो है ये बहुत तेजी से फैलने वाला वेरिएंट है। लेकिन अभी तक जो कराची में डिटेक्ट हुआ है ये वो BF7 वाला नहीं है। ये जो है वो केसेस कहते हैं XX समथिंग कुछ है और वो XBB 1.5 जो है। जी जी जी,
तो लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हम इस चीज पे नहीं जाते कि कौन सा सब वेरिएंट्स आ रहा है, चाइना से आ रहा है, अमेरिका से आ रहा है, लेकिन हमें इस सब वेरिएंट्स को रोकना पड़ेगा। जो चाइना का जो वेरिएंट्स है वो सारा का सारा जो है वो इतनी तेजी से फैलता है कि वो अगर 15 लोग कमरे में हैं और एक आदमी ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट ये वाला लेकर अंदर में आता है तो 15 के 15 लोगों को वो इन्फेक्ट कर देता है। तो आप आसानी से समझ जाए कि कितनी तेजी से ये फैलेगा। जो हमारे यहाँ हालात है आजकल, शादी हॉल में आप चले जाए तो वो बहुत सारे इश्यूज हैं वहाँ पे। तो बहरहाल अच्छा सर, क्या इसमें यह भी कहा जा रहा है कि मुताद्दी तो बहुत है, फैलता तो बहुत है, लेकिन ये कदरे कम बीमार करता है, इतना बीमार नहीं करता कि किसी को हॉस्पिटलाइजेशन की ज्यादा जरूरत हो या वो जान से चला, यही बात क्या दुरुस्त है? देखिए ये मैं बार बार कहता रहा हूं कि ये जो ओमिक्रॉन है, ये जो कोरोना वायरस है, ये बिल्कुल नया वायरस है और इसके अंदर जितनी भी, जब तक ये दुनिया से खत्म नहीं हो गए, इसके सब वेरिएंट्स आते रहेंगे और ये कोरोना वायरस चलता रहेगा। और अभी की जो सूरत हाल है जो आप सवाल कर रहे हैं, इसमें ये ज्यादा तंग नहीं करता, ज्यादा सीरियस नहीं है, लेकिन वो लोग सीरियस हो सकते हैं जो इस सब वेरिएंट को या इस वायरस को लिफ्ट नहीं कराते। हमने पिछले 2 साल में ये देखा कि हमारे बहुत सारे जानने वाले भी इंतकाल कर गए, वो लोग जिन्होंने डिनाइल पे रहे कि नहीं हमें कोरोना क्यों होगा, मैंने तो वैक्सीन भी लगाया हुआ है, और वो अपना काम करते रहे हैं। तो जो लोग इन्फेक्टेड होते हैं कोरोना वायरस से या किसी भी वायरस से, उसमें रेस्ट करना और प्रॉपर डाइट लेना, पानी का इस्तेमाल ये बहुत जरूरी है, प्रॉपर स्लीप करना, नींद लेना ये बहुत जरूरी है। अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो आप खतरा मोल लेते हैं और फिर वही लोग हॉस्पिटलाइज होते हैं और फिर हॉस्पिटलाइज के बाद फिर वो वेंट पे जाते हैं और फिर वेंट के बाद फिर अच्छा रिजल्ट नहीं आता है। तो बहरहाल ये एक सिनेरियो है, जो लोग ये समझते हैं कि ये सीरियस नहीं है, बिल्कुल सही है, सीरियस नहीं है। खासकर उन लोगों के साथ जिन्होंने वैक्सीन लगाया हुआ है और बूस्टर डोज लगाए हुए हैं, उनको हल्का फुल्का सिम्टम होता है, लेकिन अगर वही लोग वो हमारे एक बहुत अच्छे सीनियर डॉक्टर ENT के थे, हमारे शोबे के थे, उनको वैक्सीन हमने PMA में लगाई हुई थी और बहुत अच्छे खुश थे और सब कुछ ठीक ठाक था। उनको कोरोना हुआ लेकिन उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया और वो उसी में काम करते रहे, क्लिनिक आते रहे। तो नतीजा ये निकला कि वो मजीद डिटोरिएट होते गए। जब उनका टेस्ट कराया तो, और वो टेस्ट भी नहीं करा रहे थे, जब वो टेस्ट कराया तो पता चला कोरोना है और फिर वो हॉस्पिटलाइज हुए और फिर वो डिले हो गया और उनकी डेथ हो गई। तो दिस इज द सिनेरियो। हमें समझना पड़ेगा कि हमें बीमारी की जो अर्ली डिटेक्शन और अर्ली ट्रीटमेंट हो जाता है ना, तो उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, 100% उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। ठीक है सर। तो मतलब आप चाहते हैं कि मुझे लास्ट बता दीजिएगा कि फिर इसका मतलब ये है कि लोगों को SOPs पर अमल करना चाहिए, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ ना मिलाना, हाथ सैनिटाइज करना, हाथ धोना, ये तमाम चीजें करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। और इसके अंदर जो बॉटम लाइन है ना बुलंद, इसके अंदर बहुत जरूरी है कि लोगों को समझना है कि अगर आप आजकल जो है एक इन्फ्लुएंजा वायरस भी है हमारे शहर में, इस वक्त हमारे यहाँ सीजनल फ्लू भी है जो नजला जुकाम होता है, फिर हमारा ENT का नाक और गले का एक और भी एलर्जिक वाला प्रॉब्लम होता है, जिसमें लोगों को एलर्जिक राइनाइटिस होता है, उनको भी ये प्रॉब्लम होती है, और फिर टाइफाइड का भी बुखार चल रहा होता है। तो बड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन आपकी तवज्जो से तमाम लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर किसी को 1 दिन 2 दिन ये सिस्टम चलता रहे तो प्लीज किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से मशवरा करें। अगर आप किसी इन्फेक्शियस डिजीज के डॉक्टर के साथ कांटेक्ट में है तो उनसे मशवरा करें, और अगर वो डॉक्टर आपको कोरोना का टेस्ट कराने को कहता है तो उसको ओबे करें, उसकी बात को फॉलो करें। ये ना करें कि नहीं डॉक्टर साहब कोरोना क्यों करा रहे हैं, ये कोरोना थोड़ी है, ऐसा ना करें। ताकि अगर कोरोना डिटेक्ट भी हो जाता है तो कम से कम आप जो है और लोगों को नहीं लगाएंगे। दूसरी बात ये कि हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पे मास्क जो है वो मैंडेटरी करें और अवाम को चाहिए कि मास्क लगाएं, SOPs को मुकम्मल फॉलो करें, हाथ ना मिलाएं, गले ना मिले,
और हो सके तो सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें। जी। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, आपने अपने मरीजों को देखते हुए हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। साबिक सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन और माहिर अमराज हलक नाक कान हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर कैसर सज्जाद। नाज़रीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे मौसम के हवाले से। कराची में जो मौसम है उसने करवट ले ली है और अब मौसम सर्द होता जा रहा है। गुज़िश्ता 2 रोज़ से ये सर्दी, जिसके ऊपर प्रेडिक्ट किया गया था कि ये बुध के रोज़ से कराची में जो रातें हैं वो मज़ीद सर्द हो जाएंगी और जो मरकरी है यानी दर्जा हरारत जो है वो 8 तक जा सकता है। तो अब ऐसा लग रहा है कि ये सर्दी की शिद्दत जो है वो आ गई है कराची में और इसी हवाले से स्कूल्स भी हालांकि खुल चुके हैं। बच्चों को जब सर्दियों की छुट्टियां ख़त्म हुई हैं तो ये सर्दी की लहर कराची में आ गई। इस हवाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौसमियाती तजियाकार मौजूद हैं जवाद मेमन। अस्सलाम वालेकुम जवाद मेमन साहब, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। जी जवाद साहब, क्या कहते हैं, ये सर्दी की लहर कराची में जो आई है ये कब तक कराची में रहेगी? सर, ये जो मौजूदा सर्दी की लहर है ये तकरीबन 7 से 8 जनवरी तक जो है वो कराची में कंटिन्यू करेगी, क्योंकि 7 या 8 जनवरी से मगरबी हवाओं का सिस्टम एक दाखिल होगा मुल्क में। तो फिर तो इस पर जो शुमाल मशरक की जानिब से तेज ठंडी हवाएं चल रही हैं वो फिर शहर की तरफ आना काफी हद तक रुक जाएंगी, तो फिर कुछ हद तक हमें रिलीफ मिलेगा। फिलहाल 2 से 3 दिन मजीद जो है ये लहर कंटिन्यू करेगी। मुझे बताइएगा कि क्या कराची में धुंध की भी सूरत हाल हो सकती है जिस तरह हम लाहौर में और दूसरे शुमारी इलाकाजात में देख रहे हैं? नहीं, फिलहाल इतनी घनी धुंध जो है वो कराची में ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं है। अलबत्ता लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग जो है वो लाइट फॉग जो है वो कुछ कुछ इलाकों में रहती है ह्यूमिड वेदर की वजह से, लेकिन फिलहाल कोई खातिर का हैवी फॉग का ऐसे कोई इम्कान फिलहाल नहीं है कराची में अगले 3 से 4 दिन का। ये भी बताइएगा सर कि कम से कम दर्जा हरारत कितना जा सकता है कराची में पीक सर्दियों में? अब जो ये जो लहर है इसकी पीक पे, ये जो लहर है डॉक्टर साहब, इसमें कल रात में भी कराची के काफी सारे इलाकों में जो है वो सिंगल डिजिट्स में किया था, तकरीबन 7 से 8 डिग्री तक किया था। और मजीद ये जो शिद्दत है स्पेशली रात के टाइम पे ये इसी तरह कंटिन्यू करेगी। तो एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि कराची के जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं जैसे मलिर कैंट, सज्जानी और जो इलाके जो हाईवे को टच करते हैं यहाँ पर 6 से 7 डिग्री और दीगर इलाकों में जो है वो यही तकरीबन 10 से 13 डिग्री के आसपास जो है वो रहेगा। ये भी बता दीजिएगा जवाद मेमन साहब के ये जो यानी मौसम सरमा की बारिशें हैं ये कब से एक्सपेक्टेड हैं, कब हो सकती हैं? देखिए, कराची की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो फिलहाल अगले 1 हफ्ते तक तो ऐसे कोई बारिश का इम्कान मौजूद नहीं है, लेकिन जनवरी के एंड में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एक मुल्क की जो है वो ताकतवर मगरबी हवाओं का सिस्टम जो है वो मुल्क में दाखिल होगा, तो फिर इसके जरिए असर थोड़ी बहुत कराची में बारिशें का इम्कान फिलहाल मौजूद है। और फिर फेब महीने जी। अच्छा, मुझे बताइएगा जवाद मेमन साहब कि जिस तरह हम मुख्तलिफ यानी खलीजी रियासतों में या सऊदी अरब में देख रहे हैं मुसलसल मूसलाधार बारिश और अर्बन फ्लडिंग, तो क्या कराची में भी इस किस्म की कोई मूसलाधार बारिश देखी जा सकती है मौसम सरमा में? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कह रहे हैं कि बारिशें शायद इस दफ़ा मौसम सरमा या गर्मा में भी बहुत ज़्यादा होंगी इस दफ़ा भी। कराची में तो फिलहाल ऐसे कोई मूसलाधार बारिश फिलहाल इम्कान नहीं है, क्योंकि जो ग्लोबल पैटर्न चल रहा है उसमें अमूमन यही होता है कि जो शुमाली इलाका है वहाँ पर ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जवाद मेमन साहब, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाजरीन, मौसमियाती तजियाकार जवाद मेमन हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। अब देखना यह हुआ है कराची में ये जो सर्दी की लहर है ये कब तक रहती है और किस तरीके से लोग सर्दी से बचते हैं। ख़ासतौर पे जो बच्चों के स्कूल अब खुल चुके हैं मौसम सरमा की तातीलात के बाद, तो बच्चों को भी इस वक्त सुबह स्कूल जाने में एक मुश्किल का सामना है। साथ साथ जो मुख्तलिफ बीमारियाँ, जिस तरह डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब ने कहा कि मुख्तलिफ वायरस और मुख्तलिफ दूसरी बीमारियों जो सांस में बीमारी में मुब्तला होते हैं मौसम सरमा की वजह से, उन लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। ख़ासतौर पे छोटे बच्चे और मुअम्मर अफराद जो हैं वो अपना ख़ास ख्याल रखें। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम पर पहुँचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।